आइए आपको सीधे चलते हैं लाइव, जहां पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं और भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय का कार्यक्रम चल रहा है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इन कलाकारों का स्वागत। सर, ऐसे ही जनता से जुड़ने वाले कार्यक्रमों से इस अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार, और हम सभी आज माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। उनको सुने उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद और दिशा निर्देशन जरूरी, तो मैं वक्त न गंवाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके आशीर्वाद और उनके आदेशों के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, करतल ध्वनि के साथ। उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य 2047 आज़ादी के अमृत महोत्सव, आज़ादी के 75 साल पूरे होने और हमारे देश के महान व्यक्तियों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को हम सबके स्मरण में रहे, आने वाली पीढ़ियों के स्मरण में रहे, इसको लेकर पूरे देश के अंदर जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनेकों क्षेत्रों में जो काम हुए हैं, वो सब काम देश की गरीब जनता को समर्पित रहे हैं। उसी कड़ी में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर एट 2047, यानी कि जब हमारा देश 100 बरस पूरे करेगा, शताब्दी आज़ादी के महोत्सव की मनाई जाएगी, उस समय की कार्य योजना और वर्तमान में जो संपादित हुए हैं पिछले 8 सालों में 8 साल के कालखंड में देश के अंदर अनेक उपलब्धियां इन 8 सालों में देश ने प्राप्त की है। इस अवसर पर आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे देहरादून शहर के मेयर भाई सुनील उनियाल गामा जी, कैंट क्षेत्र की हमारी लोकप्रिय विधायिका आदरणीय सविता कपूर जी, हमारे सचिव ऊर्जा श्री मीनाक्षी सुंदरम जी, देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका जी, पावर कारपोरेशन यूपीसीएल के एमडी श्री अनिल यादव जी, मेरे सामने बैठे हुए सभी महानुभाव, भाइयों एवं बहनों, मैं आपका इस कार्यक्रम में पधारने पर इस मुख्य सेवक सदन में आप सबका मैं हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम अनेकों क्षेत्रों में मना रहे हैं। पिछले 8 सालों में देश के अंदर अनेकों योजनाओं ने काम करना शुरू हुआ है, अनेकों योजनाएं पूरी हुई है, और मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक नया वर्क कल्चर आया है, नई कार्य संस्कृति आई है। और नई कार्य संस्कृति क्या है? कि नई कार्य संस्कृति यह है कि अब कोई भी किसी क्षेत्र में होगा, सबको काम करना होगा, जबरदस्ती कोई नहीं करेगा, सब स्वप्रेरणा से काम करेंगे। अब पहले हम लोग सोचते थे, राजनीति के क्षेत्र में लोग सोचते होंगे, वैसे राजनीतिक क्षेत्र में भी जीवन बड़ा कठिन होता है, क्यों मीनाक्षी? तो अब इस क्षेत्र में भी पढ़ना पड़ता है। मीनाक्षी सुंदरम जी भी पढ़ रहे थे हमारे साथ, इनके सारे अधिकारी पढ़ रहे थे, और ये मजाक भी कर रहे थे जब जो है मैं प्रधानमंत्री जी की मीटिंग के लिए जा रहा था, तो उसमें हमारा सब प्रेजेंटेशन होता है एक एक सब्जेक्ट का,
और कई घंटों तक चलता है, 8 घंटे, 9 घंटे, 10-10 घंटों तक। तो ये देख रहे थे, ये लगातार, चूंकि हमने जब हमारा वहां मुख्यमंत्री परिषद की बैठक थी, उससे पहले हम लोगों ने लगभग 5-6 दिन पहले से एक मैराथन बैठक करी देहरादून के सचिवालय में। 6 घंटे, 6.5 घंटे तक हम लोग बैठे रहे, बहुत सारे विषयों पर हम लोगों ने चर्चा की। उसके बाद दिल्ली जाकर भी 24 तारीख को मीटिंग होनी थी, तो 22 को भी और 23 को भी पूरे दिन भर हम करते रहे। और लास्ट में जब जा रहे थे तो तब ये बोले, सर ये आपका जो जैकेट है ये आप लोगों की ड्रेस है, और हमारी ड्रेस जो है वो कौन सी होती थी आप लोगों की, ये बंद गले का। इन्होंने एक किस्सा भी सुनाया, वो किस्सा थोड़ा अलग है। तो मुझे बड़ा मुझे लगा कि इनके क्षेत्र में भी पढ़ना पड़ता है, पढ़ना तो बहुत पड़ता है IAS बनने के लिए, लेकिन ये शायद उतना इन्होंने तब भी नहीं पढ़ा होगा जितना इस समय पढ़ना पड़ रहा है। तो ये मोदी कल्चर है। इसमें सबको काम करना है। अब हमारे मेयर साहब हैं, इनको भी हम लोगों का टास्क है, हमारी विधायिका बैठी है, उनको भी टास्क है, सांसदगण है, उनको अलग टास्क है। वहां पूरी संसद में जो है उनके क्षेत्र की एक एक समीक्षा होती है। मंत्रीगण है, उनका अलग काम है, पहले वहां से होता है फिर यहां से होता है। और मुख्यमंत्री हैं, उनका भी काम है, भारत सरकार के मंत्री हैं, वह भी काम कर रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि पिछले 8 सालों में भारत आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ गया है। भारत की पहचान आज पूरे विश्व के अंदर अलग बन गई है। आज जिस भारत की हम कल्पना करते थे कि भारत संपूर्ण दुनिया को दिशा देने वाला भारत बनेगा, संपूर्ण दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत बनेगा, यानी कि लीडरशिप करेगा भारत, भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पिछले 8 सालों में लगातार दुनिया के अंदर बढ़ा है। आप देखिए, अभी कोरोना महामारी आई, इस महामारी में जहां दुनिया के बड़े बड़े देशों का प्रबंधन गड़बड़ा गया, उनका बजट गड़बड़ा गया, उनके विकास की दर गड़बड़ा गई, सारे काम रुक गए। ऐसे देश जिनको हम विकसित देश मानते हैं, जो विकसित देश हैं, डेवलप कंट्री, और वह सब कल्पना कर रहे थे कि जब कोरोना महामारी आएगी तो भारत का क्या होगा। ये सोनिका पहले उसी में काम करती थी। WHO भी जो है यही सोच रहा था कि जहां भारत के अंदर इतने सारे हमारे कस्टम्स होते हैं, इतने सारे तीज त्योहार होते हैं, कि एक छोटा सा नामकरण भी होता है तो 100 लोग इकट्ठा हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, मामूली सी बात होती है। ऐसे समय में कैसे महामारी रुकेगी, कैसे महामारी पर प्रबंधन होगा, कैसे इस पर कंट्रोल होगा। शादी बारातों की तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई संस्कार ऐसा नहीं है जिसमें हमारे यहां लोग इकट्ठे ना होते हों। ऐसे समय में भारत को लेकर WHO ने भी चिंता प्रकट करी कि जब ये महामारी आएगी तो सबसे ज्यादा खराब स्थिति किसी देश की होगी तो भारत की होगी। लेकिन मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में और उनके प्रबंधन में इस प्रकार का कुशल प्रबंधन हुआ कि भारत ने न केवल कोरोना महामारी पर पूरी तरह से उस पर कंट्रोल किया, उस पर नियंत्रण किया, और साथ ही साथ जिस वैक्सीन के बारे में हम सोच रहे थे कि ये वैक्सीन, एक बार आप सबको याद होगा, देश के अंदर जब पोलियो आया था तो पोलियो की वैक्सीन आने में कई बरस लग गए, दशक लग गए, लेकिन पोलियो की खुराक नहीं आ पाई, वैक्सीन नहीं आ पाई। वहीं मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश के वैज्ञानिकों ने 1 साल के अंदर ही एक वैक्सीन नहीं, 2 वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन लाने का काम हुआ। और 200 करोड़ डोज हमारे देश के अंदर पूरी हो चुकी है लगकर। अभी बूस्टर डोज भी शुरू हो गई है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि बूस्टर डोज पर भी काम तेजी से शुरू हो गया है, और उन्होंने 18 साल से ऊपर वालों को, सभी को मुफ्त में ये डोज देने का भी निर्णय किया है। पहली डोज भी मुफ्त में दी गई, दूसरी डोज भी मुफ्त में दी गई, अब बूस्टर डोज भी
मुफ्त में देश के अंदर देने का काम हो रहा है।